छत्तीसगढ़ और नक्सलवाद एक दूसरे की परछाई रहे हैं सालों साल से। 1967 में जब नक्सलबाड़ी से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, तब से छत्तीसगढ़ का सिनोनिम बन गया था नक्सलवाद। और आज जब बहुत सारे पुलिस कैंप्स के पेनिट्रेशन हो चुके हैं डीप इनटू द जंगल्स, तो सबसे बड़ा सवाल जो कोई भी बाहर से आता है वो यही पूछता है कि क्या नक्सलवाद अब भी मौजूद है जितना इंटेंसली पहले मौजूद हुआ करता था? क्या 2023 असेंबली इलेक्शंस में भी नक्सलवाद का असर रहेगा? क्या नक्सलवाद इस बार भी बहुत बड़ा इलेक्टोरल मुद्दा रहेगा कि नहीं? और आज हम इसी चीज की एनालिसिस करने के लिए बहुत खतरा लेकर आप सभी के लिए हम एक ऐसे लोकेशन पर आए हैं जहां से नक्सलवाद की शुरुआत होती है। इनफैक्ट यहां पर शुरुआत तो ऐसी किसी पॉइंट से मार्क नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पर नक्सलवाद, हम एक ऐसे गांव में हैं जहां पर नक्सलवाद का गवर्नेंस है। ये एक ऐसा खूबसूरत लोकेशन है जो देखने से ऐसा लगता है मानो कि थाईलैंड का कोई लोकेशन हो, लेकिन ये यहाँ की खामोशी, यहाँ की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये इंद्रावती नदी है, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नदियों में इसका नाम शुमार है। और ये नदी के उस पार है अबूझमाड़। अबूझमाड़ एक ऐसी अबूझ पहेली है जो कोई आज तक जिसका सोल्यूशन कोई निकाल नहीं पाया है। और आप अपने विजुअल्स में जो देख रहे हैं वो नक्सल्स का घर है। इनफैक्ट वो ऐसे जंगल है, ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जिसमें नक्सल्स आज भी मौजूद है और यहाँ उन्हीं का गवर्नेंस है। हम यहाँ पर बहुत मुश्किलात से पहुंचे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एक निशानी नक्सलवाद की यही होती है कि कोई डेवलपमेंट नहीं पहुंचती। इसलिए हम जहां से भी आए हैं वहां पे रोड्स नहीं है। हमने बिल्कुल कोशिश की है कि हम बहुत मुश्किलों के साथ आपके पास ये स्टोरी लेकर आए। रोड्स नहीं थे, कई सारी नजरें हम पे रखी जा रही थी। और जिस गांव से हम आए हैं उस गांव में जगह जगह ये मैसेजेस हैं कि वोट इस बार नहीं देना है। इनफैक्ट 2018 में भी यही कहानी हुई थी। दंतेवाड़ा में कई पोलिंग स्टेशंस को डिस्प्लेस करके उन्हें कहीं और जगह रखा गया था, क्योंकि गांव वालों को सख्त हिदायत दी गई थी कि अगर आप वोट करेंगे तो जिस फिंगर से वोट करेंगे उस फिंगर को चॉप ऑफ कर दिया जाएगा। इस तरह से इस बार भी डर का माहौल बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। और आज हम मौजूद हैं बीजापुर में। बीजापुर के ये बैरमगढ़ का अंतिम छोर है। और यहाँ की टोपोग्राफी और अच्छे से समझाने के लिए हमारे साथ हमारे लोकल रिपोर्टर रंजन दास बीजापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले तो इस नदी की खूबसूरती तो वाह भाई वाह, लेकिन इसकी जो रियलिटी है वो बताइए, इसके पीछे का सच क्या है? देखिए, कभी कभी बोलते हैं कि हर चीज खूबसूरत जो दिखती है खूबसूरत होती नहीं है। हाँ। ठीक, ये बीजापुर खासकर बस्तर के उन इलाकों के लिए ये ठीक सटीक बैठता है जहां नक्सलवाद का प्रभाव है। और वास्तव में हम इस वक्त मौजूद है, ये नक्सलियों का एक कोर इलाका है। यहाँ न सिर्फ कोई मतलब न सिर्फ ग्रामीण जो इस पार है वो जाने से डरते हैं, बल्कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी जाने से काफी घबराते हैं। क्योंकि वजह है कि इस इलाके में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो सीधे तौर पे कॉमरेड्स का उनका आधार इलाका शुरू हो जाता है। उनके कानून यहाँ पे लागू होते हैं, जैसे जनताना अदालत है, जनताना सरकार है, उनके हिस्से में उनकी हुकूमत के जो नियम कायदे कानून है उस पे गांव वालों को चलना पड़ता है। और इस इलाके में अभी जो मतदान का जो दौर मतलब सामने 7 नवंबर को जो वोटिंग होनी है, वोटिंग के समय ये इलाका काफी अभी मतलब माहौल यहाँ संवेदनशील बनता जा रहा है लगातार। क्योंकि लगातार नक्सली कभी भी चुनाव का समर्थन नहीं करते, हमेशा बहिष्कार करते हैं। और गांव से आप खुद अब तक हम जब आए हैं तो देखे हैं तो लगातार एक चुनावी शोरगुल के माहौल से हम दूर रहे हैं। क्योंकि जैसे क्या यहाँ के भी गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया है? क्योंकि मैसेजेस तो जगह जगह थे। क्या उनकी भी ऐसी कोई मीटिंग हुई है जहां पे बहिष्कार करने का बहुत बड़ा मैसेज दिया? देखिए, सामान्य सी बात है कि जब आधार इलाके हैं जो नक्सलियों के, वहाँ हुकूमत सीधी बात है नक्सलियों की है। और नक्सली जो फरमान जारी करेंगे गांव वाले उस पर मानने को मजबूर होंगे। अब तक नक्सलियों ने भैरमगढ़ से लेकर बीजापुर के जो गंगलूर इलाका है, जिसे नक्सलियों की एक हम यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उस इलाके में तमाम तरह के पर्चे, तमाम तरह के बैठकें लेकर ऐसे उन्होंने संदेश दे दिया है कि इस बार वो बाइकआउट करेंगे। और चूंकि नक्सली अगर बाइकआउट करने का फरमान जारी करे तो जाहिर सी बात है एक बड़ा वोट, चूंकि हमारे यहाँ वोट का प्रतिशत जो है हर साल उतना ज्यादा नहीं है वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि नक्सलियों के दबाव के चलते हर साल वोटिंग नहीं होती। कोशिश की जा रही कि वोटिंग सरकार मतलब प्रशासन कोशिश में है कि वोटिंग हो, लेकिन अगर नक्सली लगातार बहिष्कार करते, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्रफल आज भी सरकार के हाथ से छूटा हुआ है, प्रशासन के हाथ से छूटा हुआ है। उन इलाकों में निश्चित तौर पर अगर नक्सली दबाव डालते हैं, बहिष्कार की बात कहते हैं, तो एक जनरल बात है कि एक बड़ा वोट बैंक बोल सकते, वोटर्स की संख्या वो वंचित होगी मतदान के अधिकार से। वंचित होगी मतदान के अधिकार से। आपको क्या लग रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या है? अब तक ये सब एक बहुत बड़ा एक अबूझ पहेली रहा है कि नक्सलवाद का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। जितने भी नेता हैं वो दूर बैठे सारे ये कमेंट्स करते हैं, स्पीचेस में कहते हैं कि भाई हम आएंगे, नक्सलवाद को खत्म करेंगे, हम आएंगे तो हम उसके लिए सोल्यूशन निकालेंगे। बहुत सारे सोल्यूशंस निकाले गए लेकिन कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है।
यहाँ पे जब भी हम मौजूद हैं, थोड़ी देर पहले ही एक व्यक्ति नदी पार करके गया और नक्सल्स के पास मैसेज पहुंचाया कि हम यहाँ पर आए हैं, और हमें वहां से एक मैसेज भी आया है कि आपको 15 मिनट वहां रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने मुझे एक बताया था कि आप जाएंगे नदी के इस पार अपनी मर्जी से, आएंगे उनकी मर्जी से, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए क्या है, नक्सली जिस इलाके में अपना मतलब आधार इलाका जिनको बताते हैं, उस इलाकों में, जिन इलाकों में वो हुकूमत का दावा करते हैं, तो उन इलाकों में सरकार की नहीं चलती, नक्सलियों की चलती है। और कोई भी शख्स सिर्फ जो वहां पे रहता है उसको छोड़कर कोई भी बाहरी शख्स वहां पे जाता है तो वो हर किसी को शक की नजर से देखते। सबसे पहली बात, क्या वो पुलिस का मुखबिर है, क्या वो सरकार की तरफ से किसी राजनीतिक दल का है। ये नक्सलियों के निशाने पे, ये दो जो पुलिस है और राजनीतिक दल के लोग हैं, ये हमेशा से नक्सलियों के निशाने पे रहे। तो पहले वो एक वेरिफिकेशन करने के लिए वो रोकते हैं, और उनकी वेरिफिकेशन में लगता है कि हाँ ये बंदा किसी और काम से या किसी और मकसद से आया था, उनको उसका मकसद ऐसा नहीं था। और जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते तब छोड़ देते। कमोवेश मैं आपको बताऊं कि इस इलाके में पंचायत सचिव हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य कर्मी हो गए, शिक्षक हो गए, और बस पत्रकार, इन्हीं को ना एक माकूल माहौल में जाने की इजाजत होती है। 2023 में आपको क्या लग रहा है नक्सलवाद कितना बड़ा मुद्दा होगा? सबसे बहुत अहम सवाल है ये, क्योंकि हर बार ये बताया जाता है कि नक्सलवाद मुद्दा जो है धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है। गवर्नमेंट्स ने क्लेम किया है पुलिस कैंप्स के साथ वो अंदर घुस चुके हैं, तो नक्सलवाद कहीं ना कहीं उन्होंने खत्म कर दिया है या खत्म करने के बहुत करीब है। आपको लगता है कि ऐसा सच है, और इस बार नक्सलवाद आपके हिसाब से कितना बड़ा मुद्दा होगा? मैं अगर दो शब्दों में अगर कहूं तो पूरी तरह से ये एक झूठा दावा है। आप खुद सच्चाई देख रही है। मैं सबसे अहम बात बताऊं कि जो स्थानीय स्तर पे जो पॉलिटिशियन है, जो नेतृत्व करते हैं आदिवासियों का, वो नक्सलवाद के खिलाफ अपने बयान में, अपने भाषण में, या नक्सल के सॉल्यूशन को लेकर अपनी बातें ऊपर तक क्यों नहीं रखते? ये जब तक बात नहीं रखेंगे तो समाधान कहाँ से होगा, या समाधान के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? आप खुद पूछिए यहाँ के जो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, ये अपनी बातें कभी नहीं रखते कि नक्सलवाद का समस्या का समाधान आखिर कैसे होगा, आदिवासी वास्तव में क्या चाहते हैं, आदिवासियों की मांगे क्या है। या जब जब आदिवासियों पे इतने सारे इनकाउंटर्स होते हैं, कई मरतबा इनकाउंटर्स पे आरोप लगते हैं कि फेक इनकाउंटर से, तो जो ट्राइबल जो उनके नेतृत्व करते हैं, जो आदिवासी नेता है, इनकी जमात कभी इनके साथ अक्सर खड़ी नहीं दिखती है। तो जब ये आदिवासी ऐसे मसलों पर, जब ये खुद जो यहाँ से चुन कर जाते हैं, लोकतंत्र जिसे एक वैधानिक रूप से ये चुन के जाते हैं, इनका नेतृत्व करते हैं, जब ये इनकी बात नहीं रख पाते ऐसे मसलों पर जहाँ आदिवासी पीड़ित है, खुद को बता रहा है, तो सोचिए कि नक्सलवाद का प्रभाव कहाँ तक खत्म होगा। क्या पुलिस कैंप्स के अंदर आने से कोई डिफरेंस आया है? देखिए, एक तो बहुत साधारण सी बात है, शांति का रास्ता कभी बंदूक से नहीं निकलता है। तो अगर आप कैंप बिठा रहे, ठीक है, लेकिन कैंप बिठाने से क्या होता है, लोगों में, ठीक है, नक्सल थोड़े से पीछे सरकेंगे, लेकिन लोगों में तो डर तो बनेगा ना। क्योंकि हमारे सामने अक्सर, हम एक एज अ रिपोर्टर, लोकल रिपोर्टर, जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो गांव में मारपीट की घटनाएं आती है, कई गांव वाले बुलाते हैं, शिकायत करते हैं। अगर हम पूरी तरह से उन्हें नकार दे तो ये भी उनके साथ भी अन्याय है। तो ये जो एक मैं बोल सकता हूँ, ये खंदक है, खंदक की भी जो लड़ाई जा रही है, इसमें पिस रहा है तो केवल आदिवासी पिस रहा है। बिल्कुल, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसपे केवल आदिवासी और उनके राइट्स, उनके फंडामेंटल राइट्स ही चोट खा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत बड़ी मार लगी है उनके जीवनी को, क्योंकि वो, उनका जीवन कभी आगे नहीं बढ़ता, उनका जीवन वही टस से मस है। इनफैक्ट हम एक स्टोरी भी लेकर आएंगे सलवा जुडुम के उन सारे लोगों के बारे में जो इसी नदी के पार रहते थे, और 15 किलोमीटर दूर अब सलवा जुडुम में जाने के बाद 2005 में सलवा जुडुम में जुड़े, 2010 में जब सलवा जुडुम को खत्म कर दिया गया, तो वो कभी भी इस नदी के पार जा नहीं सके, क्योंकि उन्हें डर था कि वो दोबारा अगर जाएंगे तो सलवा जुडुम जो नक्सल के साथ लड़ रहे थे, वो अगर जाएंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। तो वो अब अपने ही 10-15 किलोमीटर दूर घर, 1.5 दशक से लंबा टाइम बीत चुका है, वो नहीं जा सके हैं, और उनकी सैकड़ों एकड़ की जो जमीन है वो वहां पर ऐसी ही पड़ी हुई है। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो हम आपकी तरफ लेके आएंगे। लेकिन आपको आपका जवाब मिल गया। ऐसे किसी एरिया में आते हैं तो वो सारे जो क्लेम्स हैं, जो दूर बैठे नेता बोल रहे होते हैं, वो सारे मजाक लगते हैं, और उसका सीधा साधा जवाब है कि नक्सलिज्म सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी इलेक्शंस में रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा सीजी राउंड अप काफी दिलचस्प था, और इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतने डीप इंटीरियर तक आई और आपके सामने एक ऐसे लोकेशन पर पहुंची जहां पे बहुत ही कम पत्रकार यहां पर आ सके हैं। तो इसलिए सीजी राउंड अप के इस एपिसोड को बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा। अभी फिलहाल मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट, मुझे सुमी राजप्पन को, हमारे लोकल रिपोर्टर रंजन दास और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए सबसे बड़े डिजिटल छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक पर, और देखते रहिए सीजी राउंड अप, और बहुत प्यार लुटाते रहिए। नमस्कार, जय जौहार।